Hello student, I am Garima Sharma. I welcome you in BSc 4th semester Unit 2 class. आज हम यूनिट 2 जिसका नाम है रिलेटिविटी रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, इसके इम्पोर्टेंट MCQs को समझेंगे और लर्न करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई जो ये MCQs ये तो नहीं आए। देखिए MCQs जो होते हैं ये भी कोई भी क्वेश्चन है, पैटर्न तो सबका सेम होता है, उसमें क्या होता है थोड़ी बहुत वैल्यूज़ चेंज कर देते, उसको क्या करते थोड़ा सा घुमा देते। तो हमें क्या करना है, उसके कंसेप्ट को समझना है। अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें क्या होता है कभी कभी वो क्वेश्चन आता है लेकिन उसको थोड़ा सा टर्न कर देते हैं ना, तो बच्चे सोचते हैं कि अरे भाई ये तो कराया ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और हमें जो आता है उसको हम इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को संबंधित करने वाले सही रूपांतरण समीकरण हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि कल लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं, ए जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो क्लास नहीं देखी है मैं बता देती हूँ। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जिनमें जो वेग होता है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। और ए जड़त्वीय निर्देश फ्रेम वो होते हैं जिसमें त्वरण आ जाता है, वेग जो है बदलता रहता है। मेन यही इसमें अंतर होता है। अब देखिए दो तरीके के रूपांतरण है आपके इसमें, लॉरेंज और गैलीलियन। दो तरीके के रूपांतरण है, लॉरेंज रूपांतरण और गैलीलियन। तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है, जो गैलीलियन है, जो आपका गैलीलियन रूपांतरण है उसमें क्या है, वेलोसिटी को, वेग को क्या कर रखा है, वेरी वेरी लेस देन सी। सी क्या है यहाँ पर, प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और जो आपका लॉरेंज है, लॉरेंज रूपांतरण है, जो आपका लॉरेंज रूपांतरण है उसमें क्या ले रखा है, v टेंड्स टू c। मतलब क्या है, जो वेग है वो c के लगभग लगभग बराबर है। सी को अब सी के लगभग लगभग क्या है, बराबर है, सी को टेंड्स करता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी ये जो आइंस्टीन साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने जो रिलेटिविटी की थ्योरी दी है वो तभी सक्सेसफुल है जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाश के वेग से, कोई भी आपकी वस्तु है वो प्रकाश के वेग से गति करे। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि दो जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों को संबंधित करने वाला सही रूपांतरण कौन सा है। अब देखिए आप खुद ही समझ लीजिए कि रिलेटिविटी जो है आपका कंसेप्ट वो तभी होगा जब जो वेलोसिटी हो वो सी को अप्रोच करे, सी के लगभग लगभग बराबर हो जाए। ठीक है ना। तो सी के लगभग लगभग बराबर कौन से ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से रूपांतरण में है, लॉरेंज में है। तो कौन सही रूपांतरण कौन सा होगा, लॉरेंज। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर क्या होगा, लॉरेंज रूपांतरण। सही आंसर क्या होगा हमारा इसमें, लॉरेंज रूपांतरण, लॉरेंज रूपांतरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा क्लियर कर देती हूँ मैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, यदि फ्रेम एस डैश, फ्रेम एस के सापेक्ष आपेक्ष के वेग v से धनात्मक x दिशा में गतिमान है, कौन सी दिशा में, x दिशा में गतिमान है, तो इनके रूपांतरण समीकरण होंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है, जब x दिशा में बोलेगा तब वहाँ पर y डैश y के इक्वल होगा, z डैश z के इक्वल होगा। इतने बात ध्यान रखनी। अभी होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए कोई भी हमारे पास रूपांतरण निर्देश फ्रेम है,
एक निर्देश फ्रेम है हमारे पास, एक निर्देश फ्रेम है हमारे पास S, एक निर्देश फ्रेम क्या है हमारे पास S। दूसरा निर्देश फ्रेम हमारे पास क्या है S डैश, दूसरा निर्देश फ्रेम क्या है हमारे पास S डैश, ठीक है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं, अब इनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x y z z और t, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x डैश y डैश z डैश और t डैश, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इनमें आपस में रिलेशन बिठाते हैं। जब हम इसमें क्या है, इसके लिए पूरा डेरिवेशन है, लेकिन हमारा पेपर डेस्क्रिप्टिव तो है नहीं, रिटन पेपर तो हमारा आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा हमारा। तो हमें तो सीधा सीधा क्या करना है, इसका रिलेशन समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो सीधी सीधी अगर हम इसको समझें सीधा है, तो क्या होता है, जब भी रूपांतरण का समीकरण आएगा लोरेंज का, तो उसमें हम वही वाला ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें माइनस में हो। जैसे एक्स डैश इज इक्वल टू गामा, गामा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में गामा की जगह के दे दिया, तो बच्चे भाई हमने तो गामा पढ़ा है, के कहाँ से आ गया। के भी दे सकता है आपको, जेड भी दे सकता है, कोई भी कांस्टेंट वो दे सकता है। तो यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू क्या है गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड और टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारा कौन सा समीकरण होगा सही, वी वाला ऑप्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, वी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय के लिए व्युत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण है। अब समय के लिए, समय का मतलब टी के लिए, समय का मतलब क्या है टी। अब यहाँ पर क्या वर्ड आया है व्युत्क्रम, यहाँ पर क्या वर्ड आया है व्युत्क्रम, वर्ड क्या है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। मैंने बताया था जहाँ लोरेंज आएगा, जहाँ केवल लोरेंज आएगा तो वहाँ तो क्या लेनी है माइनस वाली इक्वेशन लेनी, जहाँ पे व्युत्क्रम लोरेंज आ जाएगा वहाँ पे हमें क्या लेनी है प्लस वाली लेनी है। तो एक माइनस की एक प्लस की, तो हम कौन सी लेंगे प्लस वाली। टी इज इक्वल टू गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राशि जो लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहती है वे है। तो इसमें क्या आएगा एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। कौन इसका सही ऑप्शन क्या होएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, लॉरेंज रूपांतरण में माना जाता है, देखिए हम क्या पता है कि आकाश तथा काल दोनों निरपेक्ष होते हैं। आकाश तथा काल कैसे होते हैं, दोनों निरपेक्ष होते हैं। लेकिन जो रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी की थ्योरी है, और जो लॉरेंज रूपांतरण है वो तभी प्रूफ हो सकते हैं अगर आकाश तथा काल दोनों सापेक्ष लिए जाएं। सापेक्ष का अर्थ होता है कि किसी से, लॉरेंज रूपांतरण में क्या है, आकाश तथा काल दोनों सापेक्ष हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, अगर सिंपल आए कि आकाश तथा काल दोनों कैसे हैं, सापेक्ष हैं निरपेक्ष हैं, है ना, तो आपको क्या लगाना है निरपेक्ष है। अगर आए कि लॉरेंज रूपांतरण में माना जाता है तो आपको क्या लगाना है सापेक्ष है। ये अंतर हमेशा ध्यान रखना है। तो लॉरेंज रूपांतरण में आकाश को कैसा माना जाता है सापेक्ष, दोनों कैसे हैं सापेक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्षण की लंबाई में उसकी गति की दिशा के लंबवत संकुचन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है, वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ है क्या है, कोई हेलीकॉप्टर है, इसमें क्या रखी, कोई रोड रखी है, आपकी कोई छड़ी रखी है, ठीक है ना। अब हेलीकॉप्टर तो तेज़ी से निकल जाएगा, ये ऑब्जर्वर जो पर्सन है वो यहाँ खड़ा है, आदमी व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। जब तेज़ी से निकलता हुआ जाएगा तो इसको क्या लगेगी कि ये जो छड़ है छोटी है, इसकी लंबाई अगर 1 मीटर की है तो इसको क्या लगेगी 1 मीटर से कम लगेगी। लंबाई कैसे लगेगी, इसको 1 मीटर से कम लगेगी। लेकिन मोटाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मोटी जितनी है उतनी ही दिखेगी।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक क्षण की लंबाई में उसकी गति की दिशा के लंबवत संकुचन होगा। मतलब कि जो लंबाई है उसकी गति की दिशा, मतलब उसकी मोटाई में कुछ अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि लंबाई तो उसकी कम महसूस होगी, वो भी तब जब वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा हो, ठीक है ना। और पर मोटाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें लंबवत गति की दिशा के लंबवत, जैसे गति कर रही इस दिशा में, लंबवत का मतलब ऐसे, मतलब उसकी मोटाई से ही मतलब हो गया है। तो क्या होगा, शून्य। क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई संकुचन एवं समय विस्तार प्रभावी होगा। मैंने आपको बताया है कि चाहे लंबाई संकुचन हो, लंबाई संकुचन का मतलब लंबाई का छोटा होना, और चाहे समय का ज़्यादा होना, समय विस्तार का मतलब समय का ज़्यादा होना। लंबाई संकुचन और समय विस्तार कब प्रभावी होगा, कब ये नियम लागू होंगे, जब v जो होगा, जो वेग होगा वो c प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होगा। कब होगा, जब जो वेग होगा वो प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होगा। तो इसमें लगभग बराबर कौन सा ऑप्शन है, v टेंड्स टू c, v टेंड्स टू c। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। समझ में, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए है, पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को गतिमान निर्देश फ्रेम में एक घड़ी प्रतीत होगी। अब देखिए, कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ चल रही है, वही इसमें है, एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर क्या है, यहाँ खड़ा है, और कोई चीज़ चल रही है। हेलीकॉप्टर का ही एग्जाम्पल ले लेते क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छा बच्चा समझ लेता। तो गतिमान निर्देश फ्रेम में एक घड़ी प्रतीत होगी, यहाँ पर कोई घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई घड़ी है। देखो ये तो खड़ा है, ये तो नॉर्मल है, ये चल रही है, वेलोसिटी है, यहाँ पर वेग है। तो देखो हमेशा क्या होता है, हमने पढ़ा है ना बचपन से, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने पढ़ा है ना, पढ़ते हैं 6-7 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मतलब क्या है कि चाल अगर बढ़ेगी तो समय क्या होगा, घटेगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, गतिमान है, मतलब चाल है उसकी, ठीक है ना, चाल है उसमें, तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे समय कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब चाल है, हमने पता है कि चाल जब बढ़ती तो समय कम होता चला जाता है। अगर यहाँ पे ये गतिमान है, ये खड़ा है, ये क्या है, स्थिर है, और ये गतिमान है। तो अगर यहाँ पे इसके पास कोई घड़ी है तो इसे कैसी दिखाई देगी कि वो घड़ी धीरे धीरे चल रही। घड़ी कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही। इसका मतलब कैसी है, घड़ी कैसी है, सुस्त है। घड़ी कैसी है, सुस्त चलती हुई दिखाई देगी। घड़ी कैसे चलती दिखाई देगी, उसको सुस्त चलती दिखाई देगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। दो फोटोन एक दूसरे के पास आते हैं, उनका आपेक्षिक वेग होगा। अब एक बात समझ ले, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फोटोन होता क्या है। देखिए साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है, प्लांक हैं, कि जब प्रकाश आता है, सूर्य से प्रकाश आता है, तो जो प्रकाश है ना वो छोटे छोटे पैकेटों में मूव करता है, छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में चलता है या बंडलों की फॉर्म में चलता है। प्रकाश जो है सूर्य से जब निकलता है तो या तो वो बंडल की फॉर्म में निकलता है या तो छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में निकलता है। तो वो जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे पैकेट होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि दो फोटोन एक दूसरे के पास आते हैं, उनका आपेक्षिक वेग होगा।
अब देखो, चाहे दो फोटोन एक दूसरे के पास आए, चाहे एक दूसरे से दूर आए, उनके वेग पर कोई असर नहीं होगा। अब उनका वेग क्या होगा, जो प्रकाश का वेग होता है। तो यहाँ पे का आंसर क्या होगा, सी। वेग कैसा होगा उन दोनों का, सी, प्रकाश के वेग के बराबर। उनका वेग कितना होगा, प्रकाश के वेग के बराबर। अगर किसी को कुछ भी चीज़ में दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि मैम यहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो उनके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी मैं। दो फोटोन एक दूसरे से दूर जाते, मैंने भी आपको समझा है कि फोटोन चाहे पास आए चाहे दूर आए, उनके वेग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अगर दो फोटोन एक दूसरे से दूर जाते हैं, उनका आपेक्षिक वेग क्या होगा, तो उनका आपेक्षिक वेग भी क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे का विनाश करते हैं, इस क्रिया में फोटोन की ऊर्जा होगी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन तो सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सभी जानते हैं। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन। मतलब कोई भी दवाई हो तो उसका एंटीडोज होता है, उसका असर खत्म करने के लिए उसका एंटीडोज होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का विनाश करने के लिए पॉजिट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे का विनाश करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, एक एनर्जी निकलती है, एक लाइट निकलती है। तो वो पूछ रहा है कि उस क्रिया में फोटोन, जो एनर्जी निकली है, जो लाइट निकली है, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे का विनाश करते हैं तो उस टाइम फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, 1.02 MB। कितनी होती है, 1.02 MB। तो हमारा कौन सा आंसर ठीक होगा, ए। कौन सा आंसर ठीक होगा हमारा, ए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन विराम में है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या है, विराम में है, उसमें उसकी विराम ऊर्जा कितनी होती है। तो इसकी विराम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 0.51 MB, 0.51 MB। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा हमारा, सी। नेक्स्ट देखिए, गतीय अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है। गतीय अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान होता है। देखिए, हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा, हमने पढ़ रखा ना, E = mc², mc²। ठीक है ना। और हमें पता भी है कि E = क्या होता है, h², होता है ना, h², E = h², E = h²। अब ये E = mc² है, E = h², तो इसका मतलब क्या हो गया, mc² h²। अब हमसे पूछा क्या है, फोटोन का द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब m की वैल्यू, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो ये c किधर चला जाएगा, तो m = क्या हो जाएगा, m = h/c²। समझ में आया, m का मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसके बराबर होगा, h/c²। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो गतिमान अवस्था में फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है, h/c²। कितना होता है, h/c²। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमानहीन कण m = 0 की ऊर्जा E होती है। अब क्या पूछ रहा है कि ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है। अब देखिए, हमें यहाँ भी वही लगाएंगे, E = क्या होता है, mc²। E = क्या होता है, mc²। ठीक है ना, mc²। लिखा नहीं है लेकिन बोल रही ना, mc²। ठीक है। और हमें पता है जो आपका संवेग होता है, संवेग p बराबर क्या होता है, संवेग p बराबर क्या होता है, mv। v तो वेलोसिटी लेते, तो हम वेलोसिटी यहाँ पे किसके ले रहे हैं, लाइट की। तो v की जगह हम क्या कर देंगे, c। v की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर, c। ठीक है, v की जगह हम क्या कर देंगे, c। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, अगर हम m की जगह वैल्यू रखें, m = क्या हो जाएगा, m =
इनकी हमें पता है ना, E इज इक्वल टू, तो फोटोन द्रव्यमान का जब m इज इक्वल टू 0 होता है तो वहाँ पर क्या होता है, E इज इक्वल टू PC। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 का क्या सही होगा, ऑप्शन ए। 14 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, विराम द्रव्यमान कितना होता है फोटोन का, विराम का मतलब रुका हुआ, तो विराम द्रव्यमान का मतलब 0। अब ई ऊर्जा को फोटोन का संवेग होगा, संवेग का मतलब क्या है यहाँ पर, पी, जो मैं बताती पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी, और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो हम एम की जगह वैल्यू रख देंगे, इनकी पुट कर देंगे आपस में, तो क्या आ जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन सी। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अपॉन सी। नेक्स्ट देखिए सही संबंध है, नेक्स्ट देखिए सही संबंध है, ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट है वी है, ई इज इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट है ई अपॉन एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डी ऑप्शन है आपका, ई इज इक्वल टू रूट एम सी स्क्वायर। तो देखिए हमें पता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, तो एम सी स्क्वायर तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। अब बच्चा कहेगा भैया हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमें पता है ना, तो एम सी स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन एम को हम ई के अपॉन में भी तो ला सकते हैं। एम को हम ई की अपॉन में भी तो ला सकते हैं, तो वो कैसे होगा, अब देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब ये m जो है इसके अपॉन में तो आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ गुणा में तो यहाँ भाग में आ जाएगा ना। ई तो क्या आ गया, ई बटे एम बराबर सी स्क्वायर। अब देखो ये कहाँ लिखा है, तो ये कहाँ लिखा है, बी वाले ऑप्शन, सी वाले ऑप्शन में। तो हमें क्या करना, थोड़ा सा जो हमें जानकारी हो उसको मॉडिफाई करनी है, उसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से बदलनी है। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप सभी इनके एक नोट्स बना लीजिए और इसका रिवीजन कीजिए, तो आपको जब आप अपनी परीक्षा दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है। थैंक यू।